Dear students, now we are in a position to discuss about image formation. अब हम इमेज फॉर्मेशन सीख सकते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर्स इंसिडेंट रेस को किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करा देते हैं, यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है उसकी डायरेक्शन क्या होती है स्फेरिकल मिरर्स में। ये आप अगर जान जाएंगे तो इसका मतलब आप रिफ्लेक्शन को समझ गए स्फेरिकल मिरर्स के। अगर आप रिफ्लेक्शन को समझ जाएंगे स्फेरिकल मिरर के तो इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन को समझिए, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट अर्लियर आई वॉज थिंकिंग, मैं पहले ये सोच रहा था कि आपको दोनों मिरर्स यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर मैं पैरेलल में समझाऊं, यानी एक ही वक्त में बोर्ड के एक तरफ कॉनकेव मिरर बना दूं और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर बना दूं और एक एक करके आपको दोनों समझाऊं। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं पहले मैं एक मिरर को आपको समझाता हूं और उसका रिफ्लेक्शन आपको बताता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। इस पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट न सिर्फ आपके अब क्लास के एंट्रेंस के और बल्कि 12th क्लास में भी ये ज़रूरी पड़ेगा। जो लोग नीट या JEE के एग्ज़ाम में अपियर होंगे उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। पिछले जो क्वेश्चंस हुए हैं, पिछले जो क्वेश्चंस आए हैं, उनसे ये बात पता चल रही है कि हर साल कम से कम एक सवाल ज़रूर इसके ऊपर से आता है। तो ये अशद ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से और पूरा देखिए। ओके, नाउ फर्स्ट आई विल ड्रॉ कॉनकेव मिरर। ओके, तो हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर को देखेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मैं वैसे ही बनाता हूं जैसे मैं बनाया हूं, जैसे मैंने पहले बनाया था, एक थ्रेड से सपोज दिस इज द कॉनकेव मिरर। ओके, और जहां से इसका मैंने सेंटर लिया था, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। तो मैं यहां पर C लिख देता हूं। ठीक, अभी मैं पोल नहीं बनाता। ओके, इसकी ये वाली जो सरफेस है इधर वाली, ये पॉलिश सरफेस है। मैं सारी जगह पर ये पॉलिश भी नहीं बनाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अगर बना देंगे तो वो घिच पिच हो जाएगी और उससे फिर समझ में नहीं आता। अब देखिए, याद रखिए बहुत सारे रूल्स हैं रिफ्लेक्शन के। एक्चुअली में वो सारे रूल अगर आप समेटेंगे और उनको कंबाइन करेंगे या उनकी समरी लेंगे तो सिर्फ एक ही रूल है जिसको अगर आप समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक रूल है, ओनली वन रूल। वो रूल क्या है वो समझ लीजिए। मैं इंसिडेंट रे ब्लू लाइन से बनाता हूं। ठीक, सपोज एक इंसिडेंट रे आएगी। इंसिडेंट रे सबसे पहले किधर आएगी? वो उस सरफेस पर आएगी जो कि रिफ्लेक्शन करेगी, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी, यानी वो सरफेस जो कि पॉलिश नहीं है वहां पर आएगी। और कॉनकेव मिरर में ये जो दबी हुई जगह है, ये जो C का अंदर वाला हिस्सा है, उल्टे C का अंदर वाला इधर का हिस्सा है, इधर से आएंगी रेस किस डायरेक्शन में आएंगी? रेस किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। बात समझ में? ऑब्जेक्ट यहां पर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट यहां भी हो सकता है, कहीं भी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन से वो रे आएगी। तो सिर्फ एक रूल समझ लीजिए, ये किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एक रूल आप अगर समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रिफ्लेक्शन कैसे करता है।
ठीक, हम एक एज्यूम करते हैं कोई भी एक रे, सपोज यहां से चलती है रे, ठीक, ये पॉइंट है जहां से रे चल रही है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा ये बताइए मुझे कि यहां से रे किस तरफ जाएगी? यहां से रे हर डायरेक्शन में जाएगी। यहां से रे इस डायरेक्शन में भी जा रही है, यहां से रे इस डायरेक्शन में भी जा रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। ये वाली दोनों रेज मिरर पर नहीं आ रही, तो इनसे हमें मतलब नहीं है। कौन सी रेज से हमें मतलब है? वो रे जो यहां से चलकर यहां से लेकर और इसके बीच तक आती हैं। तो यानी यहां से चलकर ये वाली रे और यहां से चलकर ये वाली रे, इस एंगल के बीच वाली रेज हमारे काम की हैं, उसके अलावा जितनी भी रेज हैं हमारे काम की नहीं है। बात समझ में आई? कितनी रेज हैं? इनफाइनाइट रेज हैं। कितनी रेज हैं? इनफाइनाइट रेज हैं। यहां से लेकर और यहां तक आने वाली इसकी कितनी रेज है? इस एंगल पर भी आ रही है, इस एंगल पर भी आ रही है, हर एंगल पर आ रही है। तो इस एंगल के अंदर जितनी भी रेज आ रही हैं वो हमारे काम की हैं, और इसके अलावा जो रेज हैं वो हमारे काम की नहीं है। रिफ्लेक्शन समझने के लिए, ओके। तो हम सारी रेज तो नहीं बनाते, हम एक रे बनाते हैं सिर्फ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहां से चलकर जो रे आई वो यहां पर टकराई इस पॉइंट पर, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो मैं यहां से लेकर यहां तक एक सीधी लाइन बना देता हूं, यहां से लेकर यहां तक मैं एक सीधी लाइन बना देता हूं। ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट रे है। इसका नाम ऊपर लिख देता हूं, ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो और घिचपिच ना हो, है ना। इसका नाम है इंसिडेंट रे, ओके। इंसिडेंट और रे, ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे बहुत सारी हैं। उसमें हमने कोई एक पॉइंट चूज कर लिया कि वहां वाली इस इंसिडेंट रे को हम स्टडी करते हैं, ओके। जिस पॉइंट पर ये टकराई है वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी ये हम समझना चाहते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये टकराई है यहां पर आप क्या बनाइए? यहां पर आप एक टेंजेंट बनाइए। क्या बनाइए? एक टेंजेंट बनाइए। तो टेंजेंट बनाने के लिए मैं ब्लैक पेन ले लेता हूं, ठीक। टेंजेंट क्या होता है सर्कल का, ये आप सब जानते हैं, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा। दिस इज द टेंजेंट, ओके। इस पॉइंट पर ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट दोनों डायरेक्शन में आप चाहे जितना बढ़ा दीजिए, ओके। अब सुनिए, ये रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी? इसने टेंजेंट से कुछ एंगल बनाया है, सपोज ये एंगल की वैल्यू थीटा है, ओके। ये एंगल की वैल्यू थीटा है। टेंजेंट से ये दो एंगल बनाती है, याद रखिएगा। देखिए, एक तो ये वाला एंगल बनाइए और एक ये बड़ा वाला एंगल बनाया। तो कोई सा भी एक एंगल लीजिए, और एंगल आमतौर से वो लिया जाता है जो छोटा होता है, ओके। तो ये छोटा वाला आपने एंगल ले लिया। जो रिफ्लेक्ट होकर रे जाएगी वो भी टेंजेंट से इतना ही एंगल बनाएगी दूसरी तरफ। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है मैं उसको रेड पेन से बना रहा हूं, और वो एंगल किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक। मैं बना रहा हूं, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इधर जाएगी, और ये जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, और ये कौन सी होगी? रिफ्लेक्टेड रे। किस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड होगी? ये ब्लू वाली जो मैंने बनाई है, याद रखिएगा। इसी तरह से हमेशा रिफ्लेक्शन होगा, हर रे इसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, टेंजेंट से बराबर का एंगल बनाएगी, ठीक। ये एक बात आप समझ गए। अब इसी में आप दूसरी बात समझ लीजिए। अगर इस पॉइंट से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दें, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दें, तो ध्यान से देखिए, ये मैंने रेड से मिलाया, और इसको मैं क्या कर देता हूं? बीच बीच में से तोड़ देता हूं, यानी डॉटेड लाइन बना देता हूं, ताकि एक डिस्टिंक्शन रहे
कि कौन सी इंसिडेंट रे है, कौन सा नॉर्मल है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमेशा ये नॉर्मल से कैसा एंगल बनाएगा, हमेशा ये टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, नॉर्मल हमेशा बनाएगा, ये हम सब जानते हैं। तो अब एक एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में भी बना। सपोज ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा है। तो याद रखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बना है वही एंगल इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा। तो अगर आप इसको समझ गए तो रिफ्लेक्शन आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं, याद रखिए। ओके, अब मैं यहीं पर एक रे और बनाता हूं। सपोज एक आपने रे ये कंसीडर करी थी एंड दिस इज पॉइंट सपोज ए। अब मैं एक पॉइंट यहां पर चूज कर लेता हूं एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी। ओके, अब मैं यहां पर टेंजेंट नहीं बनाऊंगा, मैं यहां पर नॉर्मल से काम चलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक नॉर्मल बनाता हूं। यहां पर क्या बनाता हूं, एक नॉर्मल बनाता हूं। और नॉर्मल में इस बार ब्लैक पेन से बना रहा हूं और इसको मैं तोड़ देता हूं, डॉटेड लाइन बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल एट पॉइंट बी। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनेगा। अब मैं यहां से इंसिडेंट रे बनाता हूं दोबारा। ओके, एंड सपोज दिस इज द इंसिडेंट रे फ्रॉम दिस ब्लैक पेन। ठीक है, ये इंसिडेंट रे मैंने बनाई, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये एरो इसकी निशानी है। ओके, ये दूसरी एक इंसिडेंट रे है जो इसी पॉइंट से चल रही है, हमारा ये सोर्स है। इससे नॉर्मल से इसने एंगल बनाया और सपोज इस टाइम इसने बनाया अल्फा डैश। ओके, हर बार एंगल अलग अलग बनेगा क्योंकि पैरेलल रेज नहीं है ये। अब यहां से रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, उसको मैं ब्लू पेन से बनाता हूं। रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फा डैश एंगल बनाता हुआ, अल्फा डैश एंगल बनाती हुई जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आगे की जो बातें हैं वो आपके लिए आसान पड़ेगी। ओके, इमेज कैसे बनती है वो समझ जाएंगे आप, ये मैं आपको बताऊंगा। रिफ्लेक्शन आप समझ गए कि रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो यहां से कोई यहां भी रे आएगी, वो भी इसी कानून पर रिफ्लेक्ट करेगी। यहां से कोई यहां पर रे आएगी, वो भी इसी कानून पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितनी भी रेज इस मिरर से टकराएंगी उस पॉइंट से आती हुई, वो हमेशा इसी लॉ पर चलेंगी, इसी प्रिंसिपल पर वो रिफ्लेक्ट होंगी। बात समझ में आती है क्या? ओके, अब हम आगे की चीज सीखते हैं कि आगे और रिफ्लेक्शन के बारे में हमें, क्योंकि हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में और सीखते हैं। ओके, तो मैं एक बार इस मिरर को और बनाता हूं साइड में ताकि आप सीख जाएं। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये समझना मुश्किल है या इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। याद रखिए कि अगर आप इसके अंदर वक्त नहीं देंगे और समझेंगे नहीं तो फिर ये आपके समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अब मैं एक दूसरा मिरर बना रहा हूं। ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब के बार मैं इसके अंदर एक पोल भी बनाता हूं। पोल क्या होता है? बिल्कुल बीच वाला पॉइंट। हालांकि कोई सा भी पॉइंट आप पोल ले सकते हैं, बात समझ में आई, लेकिन हम बिल्कुल बीच में लगा रहे हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ पोल, और ये बाहर की तरफ पॉलिश है। पॉलिश में पूरे मिरर पर नहीं बनाता, घिच पिच हो जाएगी। ओके, बाहर की तरफ पॉलिश। अब मैं यहां पर जो हमारी रे है, सॉरी जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो बनाता हूं। एंड सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस इज द PA, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बात समझ में आती है?
अब जो पॉइंट से रेज आती है, किसी भी पॉइंट से रेज आती है, सपोज इस पॉइंट से रेज आती है, बहुत सारी रेज आएंगी इधर की तरफ, हम कुछ खास रेज की निशानदेही कर लेते हैं, कुछ खास रेज को या कुछ खास डायरेक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और देखते हैं वो कहां जाते हैं। तो मैं यहां से, इस पॉइंट से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलाता हूं। कैसी चलाता हूं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे को मैं चलाता हूं। वो कहां जाएगी? ध्यान से समझ लीजिए। तो एक रे मैं ऐसे पैरेलल बनाता हूं, जो यहां टकराई, याद रखिए ये टकराने के बाद इसी कानून पर मुड़ेगी। अभी मैं इस कानून का जिक्र नहीं करता। ये टकराने के बाद फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है हमेशा। मैं एफ थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ओके, हमेशा अगर पैरेलल रेज जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। दिस वाज पोल। हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से। तो अब मैं रिफ्लेक्टेड रे को राइट से बनाता हूं। ओके, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एक ये रे चली और ये आई। मैं नंबर लिख देता हूं जिससे आपको आसानी हो। पहली रे ये चली थी और ये पहली रे का रिफ्लेक्टेड रे है। बात समझ में आती है? अब इससे तो और भी बहुत सारी रेस चल सकती है, लेकिन वो पैरेलल तो नहीं चल सकती। वो पैरेलल तो नहीं चल सकती। इससे और भी कोई रे जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होगी। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, इससे ऊपर या नीचे। सपोज मैं यहां पर एक दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, इसको भी मैं पैरेलल चलाता हूं। तो जब मैं इसको पैरेलल चलाता हूं, ओके, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, मैंने इसको भी पैरेलल चलाया और सपोज ये दूसरा पॉइंट था। ये यहां पर रिफ्लेक्शन इसी कानून पर करेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो इस कानून के साथ साथ फोकस से पास होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो अब मैं रिफ्लेक्टेड रे बनाता हूं दूसरी। ये रे यहां से चली और आपके यहां से पास हो गई। ये कौन से इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे है? ये दूसरी वाली की रे है। बात समझ में आई? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितनी भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होंगी वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, उससे पास होंगी और वो फोकस है। तो फोकस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू मस्ट नो कि जितनी भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस से जाती हैं वो सारी की सारी आफ्टर द रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हैं। ओके, क्या इस वक्त ये वाला कानून फॉलो होता है? तो याद रखिए ये वाला कानून हर बार हर रिफ्लेक्शन में फॉलो होगा, हर बार। दिस इज द थंब रूल। ठीक, अब इस थंब रूल को हम जरा यहां चेक कर लेते हैं। क्या यहां पर ऐसा होगा? तो यहां पर हम एंगल बनाते हैं। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने नॉर्मल बनाया पहली इंसिडेंट रे के लिए। तो क्या ये रूल यहां पर फॉलो होगा? हुआ होगा? यस, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बराबर ना हो। अच्छा, अब दूसरी वाली रे के लिए मैं नॉर्मल बनाता हूं। तो दूसरी वाले रे के लिए नॉर्मल कैसे बनेगा? वो यहां से यहां तक बना दीजिए आप। तो क्या यहां पर फॉलो होगा? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा हमेशा। सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी। दिस इज वन थिंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट नो। नाउ सेकेंड थिंग, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई रे फोकस से पास हो तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक, क्या उस वक्त ये वाला कानून लागू होगा? तो ये वाला कानून तो हमेशा लागू होगा। ये वाला बात आप समझ लीजिए, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है
और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते या इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं। पहली बात कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगी, और अगर लाइन फोकस से पास हो रही है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो अब मैं एक दूसरी लाइन बना रहा हूं जो फोकस से पास होती हुई बना रहा हूं। तो एक मैं लाइन ऐसी बनाता हूं जो यहां से आ रही है और फोकस से पास हुई। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे, और इसका नाम मैं रख देता हूं, 1 2 यूज हो चुके हैं, इसका नाम मैं रख देता हूं 3। ये फोकस से पास हुई है, ये देखिए। अब ये यहां पे टकराई है, जब ये यहां से टकराएगी उसके बाद ये कहां जाएगी, क्योंकि ये फोकस से पास हुई है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। मैं रेड से बनाऊंगा इसको। देखिए, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बना दी, और ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है? ये तीसरी इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे है। क्या इस वक्त ये वाला कानून लागू हो रहा होगा? यस, हो रहा होगा। अगर हम यहां से एक नॉर्मल लगा दें, कहां? इस पॉइंट पर। देखिए, ये पहला पॉइंट सपोज इट वाज ए, दूसरा पॉइंट बी, और इसको मैं सी मान लें। सी मैं पहले लिख चुका हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर को, तो इसको मैं डी मानता हूं। ओके, तो यहां पर ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये बराबर होंगे, हमेशा होंगे। ओके, तो आप दो रूल समझ गए। दो रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है लाइन तो वो फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन। अगर फोकस से पास हो रही है इंसिडेंट रे तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दो खास तरह की रेज हैं, एक जो पैरेलल जा रही है और एक जो फोकस से जा रही है। इसीलिए जानबूझ के ये दो खास रेज आपको बताई जाती है, और अभी जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा ये क्यों बनाई जाती है। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ अब कुछ और रूल भी हैं, तो अभी आप इसको समझ चुके हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अभी इसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप कई बार इसको सुन चुके हैं। Now, again, I will draw the concave spherical mirror, और मैं इतना ही बड़ा बनाऊंगा। ओके, दिस इज द सेंटर एंड सपोज दिस इज द पोल। ओके, दिस इज द पोल। मैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस भी बना देता हूं। सपोज दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आप दूसरा रूल समझिए। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वाज फोकस। फोकस की बात हम कर चुके हैं। अब एक इंसिडेंट रे मैं ऐसी बनाता हूं जो पोल पर आती है, कहीं और से, कहीं से भी पोल पर आती है। सपोज दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एट पोल। ओके, ये कहां जाएगी? अगर यहां से एक रे पोल पर आती है, ओके, सपोज दिस इज फर्स्ट रे, सपोज दिस इज फर्स्ट रे, ये पोल पर आती है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये कहां जाएगी? तो याद रखिए यहां पर वही कानून लागू होगा कि ये एंगल, सपोज कीजिए ये अल्फा 1 है, तो यहां जो एंगल बनाएगी ये अल्फा 1 ही बनाएगी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगी, इसका मैंने नंबर लिख दिया क्योंकि ये 1 था तो ये 1 हो गया, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? अल्फा 1 बनेगा। याद रखिए, दिस इज थर्ड रूल, सॉरी दिस इज फोर्थ रूल। ओके, तो 4 रूल आप समझ चुके हैं। अब अगर कोई, अब मैं 5वां रूल बता रहा हूं, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या मैं नई फिगर बना दूं या इसी पे कंस्ट्रक्ट करके बना देता हूं। ओके, अब एक रे फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं। ओके,
नहीं, मैं ब्लू से ही बनाऊंगा। ब्लू से मैं एक रे बनाता हूं और सपोज इसी पॉइंट की बनाता हूं, इसी वाले पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो पास हो सकती है। ओके, इसी पॉइंट से बनाते हैं। तो इस पॉइंट से एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है एंड सपोज दिस इज सेकेंड रे, सेकेंड इंसिडेंट रे, ठीक है। यहां पर ये आकर टकराई, अब ये कहां जाएगी? इसका नॉर्मल से एंगल कितना है? इसका नॉर्मल से एंगल 0 है। देखिए, हम अगर नॉर्मल बनाएं यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर, तो यही तो बनेगा, तो इसका एंगल 0 है। तो ये रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। दिस इज फिफ्थ रूल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे आती है तो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल एक्सिस जैसी ही रहती हैं। या वो कहिए कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होगी तो ये पॉइंट अगर पोल मान लिया जाए तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। या इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया जाए तो ये पॉइंट प्रिंसिपल पोल हो जाएगा या पोल हो जाएगा। ओके, तो पोल कहां पर होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। और कहां पर जाती है? मिरर पर जाती है, ठीक। तो अगर आप ये रूल समझ गए तो इसका मतलब आप रिफ्लेक्शन को समझ गए हैं कि रिफ्लेक्ट होकर रेज कहां कहां जाती है। ओके, कौन से मिरर के? कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन को आप समझ गए। तो पहला रूल मैंने क्या बताया? एक तो एंगल वाला रूल बताया मैंने, फिर पैरेलल वाला रूल बताया, फिर फोकस वाला रूल बताया, फिर पोल वाला रूल बताया, फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल बताया। तो 5 रूल मैंने बताए। कोई अगर रह गया होगा, छूट गया होगा मुझसे गलती से, तो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। इन 5 रूल को आप याद रखिए, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। नोट्स तो बहुत सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं और हर जगह देख सकते हैं। ओके, आपकी बुक में भी लिखे हैं। तो ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स मिरर के रूल बताता हूं। ये बहुत खास रूल हैं, इनको याद रखिएगा। ओके, तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं, नेक्स्ट उसमें मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के बता देता हूं।